नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी अब जोरों पर है। सभी पार्टियां दमखम तो लगा ही रही है, सीट शेयरिंग की भी बात हो रही है। जो गठबंधन में है, लोग आपस में सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, मसले हल किए जा रहे हैं। आपसी द्वंद्व जो है उसको बैठकर मिटाने की कोशिश भी हो रही है, जैसा कि बाहर खबर आ रही है। सबसे पहले हम आज बात करते हैं कांग्रेस की। भाई, महागठबंधन में है और इस गठबंधन की अगर बात करें तो दो सबसे बड़ा दल, दो सबसे बड़ी पार्टी इस गठबंधन में शामिल है। एक कहें आरजेडी, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, और एक भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी। अब क्या कुछ मामला है, इधर जो बयान आ रहे हैं, इन सारे सवालों को हम एक जगह इकट्ठा करके आज एक कांग्रेसी से ही बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे, उस पे बात करने के लिए, उस पे चर्चा करने के लिए हमारा साथ देंगे डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। हम इन्हीं से मुखातिब हैं और इन्हीं से कुछ सवालात हैं, मसलों को लेकर, मुद्दों को लेकर, जो हम आज साझा करेंगे। सबसे पहले तो हमारा यही सवाल है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें सामने आ रही है, जो बातें चर्चा में है, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, तो अद्यतन स्थिति जो लोग कमेटी के मेंबरान हैं जी। वहीं वस्तु स्थिति सही बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक चर्चा की बात है तो चर्चा तो चलते रहती है। जो अपने को विश्व का सबसे बड़ा पार्टी कहता है और जिसका घटक है वो बिहार में, एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया है क्या? नहीं हुआ है। आज कल ही देखे होंगे स्टेटमेंट जीतनराम मांझी जी का, चिराग जी का स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो पहला जरा उनसे न पूछिए, वो तो पूछते हैं कांग्रेस से और महागठबंधन से, जरा एनडीए बता दे कि उनका नेता कौन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और किस किस ढंग से सीटों का बंटवारा हुआ है। हमारे यहाँ सब काम फ्रेंडली चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। इको फ्रेंडली भी कहिए उसको, इको फ्रेंडली चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। किसी को किसी से कोई गिरभांसेज नहीं है। अगर गिरभांसेज है तो बैठ के सारे मैटर को लोग निपटा रहे हैं और सही दिशा में जा रहा है। और भाजपा के बेचैनी का कारण महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का सही दिशा में जाना ही है। अच्छा, चलिए ग्रीवांसेस की बात करते हैं हम। क्या कांग्रेस इस बार आरजेडी से सीमांचल की मुस्लिम दलित बहुल सीटों पर कोई समझौता करेगी, या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद इन सीटों पर अकेले दम पर जीत का दावा करेगी? गठबंधन की राजनीति में गठबंधन सब दल की मजबूरी होती है। तो आपके नज़र में, या जो आज विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है कांग्रेस, तो काफ़ी कमज़ोर है। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वह थाली छीनने के बाद भी गठबंधन में जाने के लिए मजबूर क्यों है? तो गठबंधन की राजनीति को भाजपा इस देश पर थोपे रहना चाहती है और उसी में सब दल की मजबूरी है कि गठबंधन में हम रहें। कांग्रेस भी गठबंधन में है। अगर वो जिस दिन, जहां तक अकेले की बात आपने कहा, बीजेपी घोषणा आज करे, कल महागठबंधन सोच लेगा कि हमको क्या करना है। आज घोषणा करा दीजिए ना। मतलब आपकी लड़ाई बीजेपी पर निर्भर है कि आप गठबंधन में रहेंगे या मेरी लड़ाई चूंकि वैचारिक लड़ाई है और विचार का विभेद बीजेपी से ही है, इसलिए मेरी लड़ाई देश भर में बीजेपी से है। क्योंकि एक तरफ गोडसे के अनुयायी लोग हैं और हम जो हैं गांधी के अनुयायी हैं, जो देश को आजाद करने में फकीर बन के काम किया, और एक फकीर जो है अरबपतियों को खरबपति बनाने का काम। चलिए सर, हम आगे बढ़ जाते हैं और जो आप कह रहे हैं इसी पर हम और आगे बात बढ़ाते हैं कि अगर महागठबंधन में कांग्रेस को 66 से 70 सीटें नहीं मिलती है तो क्या पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, या गठबंधन टूटने का संकेत हो सकता है? ये कांग्रेस कभी नकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं करती है और नकारात्मक सोच भी नहीं रखती है। अगर कांग्रेस के नेता नकारात्मक रहते तो अंग्रेजों को इस देश से नहीं भगाए होते। आज भी कांग्रेस के नेता सकारात्मक रूप से इन भाजपाइयों को देश से विदा करना चाहते हैं, सत्ता से उतारना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप सारे सवालों को भाजपा के ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? हम सवाल महागठबंधन की कर। इसलिए कि महागठबंधन की लड़ाई एनडीए से है। तो फिर इस बार महागठबंधन के किसी भी दल का टारगेट
एनडीए है। लेकिन सवाल हम कांग्रेस की कर रहे हैं कि कांग्रेस के हित में क्या होगा? 66 से 70 सीट अगर नहीं मिलती है तो क्या? संख्या कोई मायने नहीं रखता है। नहीं, मायने तो है। माने ये रखता है कि ईमानदारी पूर्वक बंटवारा अभी चल रहा है और सब लोग ईमानदार होंगे, क्योंकि टारगेट तय है कि एनडीए के सफाया करना है। 2020 की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें जीती थी। इस बार 27 जिताऊ सीटों की मांग क्यों, और क्या आरजेडी इसे मानेगी या सिर्फ दबाव की रणनीति है कांग्रेस पार्टी के तरफ? कांग्रेस कभी बार्गेन करने की राजनीति नहीं करती है। तो ये चर्चा कहाँ से आ रही है? कहाँ से उठ के आ रही है? आप लोगों जैसे मीडिया कर्मी से आ रही है। आप लोगों जैसे मीडिया कर्मी से आ रही है। यह चर्चा अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोई व्यक्ति, चाहे वो अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हो या हमारे प्रभारी कृष्णा हलवारी जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हो, इन लोगों के साइड से अगर ये स्टेटमेंट आया है तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सारा उपज मीडिया का है और बीजेपी और एनडीए के बेचैनी का कारण है कि मीडिया में ये बातें आ रही है। केरल कांग्रेस के एक विधायक हैं, चर्चा हुई थी, आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। भाई बी से बीड़ी और बी से बिहार की चर्चा की थी उन्होंने यहाँ तक भी चर्चा किया कि भाई जो स्थिति है, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिहारी को बीड़ी से तुलना किया गया है, तो क्या आप लोग इसके लिए माफ़ी मांगेंगे? दूसरा इसी में एक सवाल और है कि आजकल कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक एआई वीडियो प्रधानमंत्री मोदी जी के माताजी, स्वर्गीय माताजी के वीडियो बनाकर जो है उसको दिखाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। तो क्या इन सारे मसलों पर कांग्रेस पार्टी के तरफ से कोई माफीनामा या कोई इस तरह की बातें अभी तक नहीं आई है? आगे कुछ है? आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, इसलिए धैर्य से सुनिएगा, बीच में इंटरवेन मत कीजिएगा। पहला प्रश्न आपका था कि बी से बिहार और बी से बीड़ी, जो केरल कांग्रेस का आया था वह तो हटा लिया गया भावना को देखते हुए। लेकिन बीजेपी को आदत है कि सच को झूठ साबित करना और मोड़ कर जनता को भावनात्मक रूप से गुमराह करना। अगर वही बात सत्य है तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बीड़ी भी धूम्रपान है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है? तो जब तुमने सारे चीज पर 40% लगा दिया टैक्स, जीएसटी ऐसे उत्पादों पर, तो बीड़ी को 40% से कम क्यों किया? इसलिए कि बिहार को तुम बीड़ीबाज बनाना चाहते हो, बिहार के लोगों को अस्वस्थ करना चाहते हो। नहीं देखिए, टैक्स तो सर बहुत सारी चीजों पे कमा है, जीएसटी भी कमा है। बता रहे हैं ना, कब टीवी सस्ता हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान। अरे ब्रजेंद्र जी, कब? जब बिहार का चुनाव माथे पर है और हमारे नेता जननायक राहुल जी जीएसटी के संदर्भ में 2016 से ही वक्तव्य दे रहे हैं। देखिए सर, अब आप ऐसा एकदम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि टोकना पड़ रहा है। अब जननायक पर भी चर्चा हो चुका है। तो जननायक कौन चर्चा किया है? जो जननायक का परिभाषा नहीं जानता है, कौन चर्चा किया है? उनका कहना है कि जननायक तो एक है बिहार के, पूरे देश के, वो है कर्पूरी ठाकुर। कौन? कर्पूरी ठाकुर सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने दलितों को, गरीबों को, अत्यंत पिछड़ों को आवाज दिया, सम्मानित है हमारे लिए। तो राहुल जी निचले तबके के लोगों को जवान दे रहे हैं, उनके यहाँ जाके उनकी भावना को टच कर रहे हैं। मोची के यहाँ जाते हैं, हजाम के यहाँ जाते हैं, किसान जो है मखाना वाले देखे होंगे, इधर धान रोपने वाले किसान के खेत में भी गए और मखाना वाले भी किसान के खेत में गए, और गए तो भाजपा का टिप्पणी देखे थे आप? कितना मूर्ख है राहुल जी कि अथी पहन के, मोजा पहन के वहां चले गए थे। अरे मोजा तुम देख रहे हो, यह बेचैनी होगा 8 लाख का सूट पहनने वाले लोगों को, 10 लाख के सूट पहनने वाले लोगों को। राहुल जी ने तो मोजा पर नहीं परवाह किया। 8 लाख 10 लाख का सूट कौन पहनते हैं? जो करोड़पतियों का ऋण माफ करता होगा वही ना पहनेंगे। करोड़पति का ऋण कौन माफ करता है? एगो किसान का ऋण माफ हुआ हो तो बताइए? इस देश में 14 में सत्ता में आने के बाद एक किसान का ऋण माफी हुआ हो तो बताइए? और कितने करोड़पतियों का ऋण माफी होगा? डाटा आपके पास है, आप मीडिया के लोग हैं, आप नहीं जानते हैं? अगर
इतना फिनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर है अदानी और अंबानी का, तो क्यों नहीं उनको वित्त मंत्री बना दिया जाता है, ताकि देश के सारे जनता का वित्तीय स्थिति ठीक हो जाए। तो सारे देश के जनता का वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगा तो देश मजबूत हो जाएगा, आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगा। केवल उन्हीं का क्यों बढ़ रहा है? और इस देश में 14 के बाद जो आर्थिक विषमता बढ़ी है, कितना दुखदायी है देश के लिए। कहाँ जाएगा समाज? जीएसटी की बात कर रहे थे। हाँ, जीएसटी पे ही आ रहे थे। तो अगर जनता से उनको मतलब रहता, जनमानस से जुड़े होते, तो 2016 से ही जननायक राहुल जी ने बात उठाया था और कहा था कि जीएसटी का जो स्लैब है उचित नहीं है, उसको मात्र 2 स्लैब में होना चाहिए। और आज भी कांग्रेस कहती थी, उस समय भी कहती थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के दायरे में लाओ, क्यों नहीं ला रहे हो? और बिहार का चुनाव आने के बाद ही तुमको जीएसटी क्यों याद पड़ा? अगर 16 से बात हो रही थी, 17 को भी ये काम कर दिए होते, तो आज पूरे देश की जनता को 8 वर्षों से इस छूट का लाभ मिलता, तो आर्थिक रूप से मजबूत हुए होते, उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ी होती, उनके खरीदारी की क्षमता बढ़ी होती। और जब आम लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी तो जीडीपी आपका ग्रो करेगा। आज क्या है, मार्केट में निकलिए तो पता चलेगा पैसा सिमट गया है, सीमित लोगों के पास है, जनरल लोगों की खरीदारी की क्षमता घट गई है, ना के बराबर हो गई है। यह पर्व त्योहार का समय है, जाके आम लोगों से पूछिए किस स्थिति में वो लोग गुजर रहे हैं। उनको छठ का व्यवस्था करना है, दुर्गा पूजा का व्यवस्था करना है, दीपावली का व्यवस्था करना है, पैसा नहीं है। जब तक आम लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं मतलब है। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपकी कहना यह सरकार अगर चाहता बनती हूँ, है तो बिहार में आपकी अगर सरकार बन जाती है तो ये सारे मसले हल कर देंगे आप लोग? आप यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यशैली को देखिए। इस देश में शहरी रख रखाव जीवन शैली और ग्रामीण जीवन शैली में समानता लाने का काम कौन किया? स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने किया। ग्रामीण विकास का अगर रूपरेखा कोई तय किया तो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने किया। क्यों किया? क्योंकि चाहते थे कि ग्रामीण स्तर के लोगों का भी लिविंग स्टाइल शहरी के बराबर हो, ताकि गांव से शहर में पलायन करना बंद हो, गांवों के लोगों को रोजगार मिले, उनका आर्थिक स्थिति ठीक हो। तो जब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगा, तब तक देश हमारा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सर। बिहार कांग्रेस ने 39 सदस्यीय चुनाव समिति बनाई है जिसमें नाम आपका भी है। क्या यह सीट बंटवारे में पार्टी की स्थिति मजबूत करने का कदम है या पुरानी हार से सबक लेकर नई जो रणनीति है उसकी उसके वो बनाने के लिए अग्रसर देखिए, कदम है? किसी भी पार्टी का प्रदेश इलेक्शन कमेटी एक बॉडी है जो डिसाइड करती है कि हमारे दल में कौन कौन लोग लड़ सकते हैं, और पैनल बना के वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजती है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में डिसाइड होता है, शॉर्ट लिस्टेड होता है और एक कैंडिडेट का चुनाव होता है। यह 39 व्यक्ति का जो कमेटी बना है, इसमें आप देखे होंगे कि मेरी पार्टी केवल सामाजिक न्याय की बात नहीं की है। मेरी पार्टी ने चुनाव पीईसी में भी यह दिखाया है कि हम सामाजिक न्याय के सही पुरोधा हम हैं, सामाजिक न्याय के हितैषी हम हैं, और उसी ढंग से उन्होंने सदस्यों का मनोनयन भी किया है। लिस्ट देखिएगा तो आपको झलक जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि विगत 40 वर्षों से जो बिहार प्रदेश में द्वितीय कतार के नेताओं का निर्माण नहीं हुआ था, माननीय राहुल जी ने, जननायक राहुल जी ने बिहार में द्वितीय कतार का नेतृत्व डेवलप करना चाहते हैं। और यह परिकल्पना उनका आज का नहीं है, यह परिकल्पना उन्होंने पहले भी किया था। और 2015 में आपको याद होगा कि जो अभी मलाई चाट रहे हैं एनडीए में जदयू का, जिनका पूरा खानदान कांग्रेस में था और कांग्रेस का डीएनए में उनमें है, लेकिन इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी है कि राहुल जी के उससे प्रेम को भी उन्होंने ठुकरा दिया और आज जदयू के साथ है। लेकिन अभी जो नेतृत्व मिला है यंग जनरेशन को, सेकेंड लाइनर को, राजेश राम जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एनएसयूआई युवा कांग्रेस के पृष्ठभूमि से आते हैं और ईमानदार बाप के ईमानदार बेटा भी हैं। उनके पिताजी भी मंत्री थे, दिलकेसर राम जी। हम लोगों को याद है कि हम लोग एनएसयूआई वगैरह के थे तो उनके यहाँ जाके मर मिठाई भी खाते थे।
और राजेश राम जी सुगम से सब लोगों से मिलते हैं, सारे वर्कर उनको फ्रेंडली महसूस कर रहे हैं, गैप नहीं है। कुर्सी जो अध्यक्ष का है और कार्यकर्ता में गैप नहीं है, सब लोग एक मित्रवत अध्यक्ष मानते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनका नेतृत्व मजबूत होगा। और राहुल जी का जो परिकल्पना है कि बिहार में सेकेंड लाइन नेतृत्व को डेवलप करना है, राजेश जी के नेतृत्व में सेकेंड लाइन डेवलप होगा और निश्चित रूप से 40-50 से ऊपर एमएलए हमारे जीत के आएंगे और द्वितीय कतार का नेतृत्व बिहार में कांग्रेस का स्थापित होगा। चलिए अब हम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं, उसके बाद एक और सवाल करेंगे जो हमारा आखिरी आपका होगा। सब सवाल महत्वपूर्ण होता है। नहीं, सब सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम ये कर रहे हैं कि आपने अभी-अभी चर्चा किया है कि भाई महत्वाकांक्षी लोग जो है वो पार्टी छोड़ देते हैं। हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं। कौन ऐसी पार्टी है और कितने ऐसे नेता हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा के ऊपर खुद को न्यौछावर नहीं किए हैं? आपके सामने एक हम कार्यकर्ता खड़ा है यहाँ। इसीलिए सफल, एक सेकंड, इसीलिए आप आपके सफल सामने नहीं हैं अभी तक। मैं अपने को सफल मानता हूँ। कैसे? मैं पार्टी को मैंने जवाबदेह नहीं बना सकता हूँ। पार्टी ने मुझे 2000 में भी लड़ने का मौका दिया, 2005 फरवरी में भी लड़ने का मौका दिया और मैंने अनवरत लड़ाई लड़ी, दोनों चुनाव में थर्ड पोजीशन रहा। इसके बाद भी हम पार्टी में हैं। जबकि जिस महत्वाकांक्षी नेताओं की बात आप कर रहे हैं और स्वार्थी नेताओं की बात कर रहे हैं, स्वार्थी नेताओं की बात कर रहे हैं, वे लोग 2005 फरवरी चुनाव के बाद मुझे काटते गए, लेकिन मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ा। यह पार्टी के प्रति मेरा समर्पण है और यही मेरा पूंजी है। और इस पूंजी ने ही आज मुझे प्रदेश इलेक्शन कमेटी में सदस्य बना के मुझे तोहफा दिया है। मुझे संतोष है और मैं निश्चित रूप से चाहूंगा प्रदेश इलेक्शन कमेटी में कि कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस में दूसरे दल से आए हुए लोगों का बात नहीं हो, हमारे पुराने वैसे वर्करों की बात हो जो 40 वर्षों से बिना स्वार्थ के पार्टी में है, जिसको राहुल जी बब्बर शेर कहते हैं। बब्बर शेर की कमेटी बनी है, बब्बर शेर का अध्यक्ष है और बब्बर शेर इस प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती के साथ स्थापित करेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। आने वाले दिन में आपको मुख्यमंत्री का चेहरा भी मिल जाएगा, यह भी भ्रम दूर हो जाएगा और एनडीए का इस राज से सफाया होगा। अब जुमलाबाजी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अभी भी द्वंद्व है, इस पर चर्चा होगी तो नहीं है, लंबा हो जाएगा। कोई फिर द्वंद्व नहीं है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करती है और कांग्रेस कभी डेमोक्रेसी को समाप्त नहीं होने देगी, संविधान को छीनने नहीं देगी, संविधान को बेचने नहीं देगी। इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देना होगा निश्चित तौर पर इसी बात पर हम फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। आपने छेड़ दिया है तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा किया बिहार का और अब फिर से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, बिहार अधिकार यात्रा पे। तो क्या उस यात्रा से खुद को वो छोटा मान रहे थे, इस वजह से यात्रा पे कर रहे हैं? यह आपका नजरिया हो सकता है। महागठबंधन में जितने भी दल हैं वे अपने संगठन को मजबूत करेंगे, उससे महागठबंधन मजबूत होगा। राहुल जी के यात्रा में आप देखे होंगे कितना प्रेमपूर्व यात्रा रहा। महागठबंधन के जितने दल थे सबके बड़े बड़े नेता यात्रा में साथ रहे। जो पार्ट छूट गया था उसको पूरा करेंगे तेजस्वी जी। तेजस्वी जी को सीएम मानेंगे आप लोग? यह तो समय बताएगा। क्या समय? नहीं, अभी तक समय बताएगा। समय बताएगा। बार बार यही जवाब होता है, जैसे ही सीएम की बात आती है बार बार जवाब। एनडीए में तो है, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कभी कहा है क्या? अभी जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनके चेहरे पे अभी चेहरे पर चुनाव होगा, जैसे शिंदे के चेहरे पर चुनाव हुआ। तो आप लोग सीएम के चेहरे पे, तेजस्वी के चेहरे पे, तेजस्वी यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ही नहीं लगता है कि बीजेपी अब तक महागठबंधन का ही रणनीति हो सकता है? बीजेपी अब चेहरा घोषित हुआ होता तो जो बार बार कहती थी कि कांग्रेस पिछलगू है, पिट्ठू बनकर रह गई है, उसका स्लोगन कहाँ है? मर गया है, इसलिए ज्यादा बेचैन है। तो अब जंगल राज की बात करती है। अरे भैया, जंगल राज पर तो तुमको सत्ता मिल गया, अब तुम 2005 से लेके 25 के अपने कार्यों पर वोट मांगो ना। क्यों? आखिर जंगल राज याद तुमको क्यों पड़ता है? और बार बार डेली डकैती हो रहा है, मर्डर हो रहा है, यह मंगल राज है क्या? पीएम मोदी ने पलायन को खत्म करने का वादा किया था बिहार में जब आए थे। आप क्या कहेंगे, कांग्रेसी होने के नाते क्या कहेंगे? केंद्र ने बिहार को क्या क्या दिया है?
मतलब ईमानदारी से, भाई 2019 में 39 और 2024 में 30 सीटें जो है वो केंद्र को मिला है बिहार से, क्या कहेंगे? यह देश भावनात्मक देश है। इस देश की जनता भावना में भरोसा करती है और धर्म पर आधारित स्लोगन पर छली गई है। और आज पूरा देश की जनता अपने को छलवा किया हुआ महसूस कर रही है और इस जुमलाबाजियों से अपनी मुक्ति चाहती है और उसका उन्होंने टेलर दिखाया है। 400 पार नारा को 240 पर आकर सिमट दिया है। आज भी वो बैसाखी पर है और जिस सोशलिज्म की बात करते हैं नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वे धर्मांधों के कोटि में जाके बैठ गए हैं। नीतीश जी को इस राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी, चंद्रबाबू को भी उनके राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी और देश की जनता इन दोनों को माफ नहीं करेगी। पलायन बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार देने की बात, नौकरी देने की बात। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ वरीय कांग्रेसी हैं डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल, बातचीत कर रहे थे। कई सवाल जो है इनसे साझा किए गए और सभी सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। दरअसल ये मुद्दे, सारे मुद्दे जो हैं बिल्कुल अद्यतन हैं, अपडेट हैं कि भाई क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में और राजनीतिक गलियारे में, इस पर सवाल लाजिम था। तो चलिए अब इंतज़ार करें कि जिस तरह से ये सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, हम और लोगों के साथ साझा करें और लोगों के जो विचार हैं वो भी जानने का प्रयास करें और उसके बाद आप तक ये सारी बातें पहुंचाने की हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।